वो जो रह जाएगा इंट्रो तुमको पढ़ना पड़ेगा, वो ज्यादा रह नहीं जाएगा, लेकिन वो पढ़ लो बस। जो जैसे डेटाबेस का था पिछली दफा, वो मतलब अब कुछ भी नहीं है उसमें आगे, बिल्कुल ना, बिल्कुल ही थ्योरी है। वो अब पढ़ लो तो बेहतर है। अच्छा भाई, ये सीरियल पोर्ट की प्रोग्रामिंग है, ठीक है। और ये अब काफी आसान लगनी चाहिए पिछली सारी चीजें करने के बाद। वैसे तो ये मुश्किल है काफी, लेकिन क्योंकि पिछली जितनी डिवाइसेस की हैं ये भी सारी उसी तरह चलती है। तो हमेशा तुम डिवाइस कैसे पढ़ते थे कि तुम पहले डिवाइस को देखते थे, फिर ये देखते थे कि वो बायोस के जरिए से उसको कैसे एक्सेस करना है, फिर देखते थे कि वो डायरेक्टली उसको पोर्ट्स के जरिए से कैसे एक्सेस करना है। तो सीरियल पोर्ट का जो कनेक्टर होता है वो ये 9 पिनों का कनेक्टर होता है। जिस तरह पीछे हमने 9वें चैप्टर में पैरेलल पोर्ट पढ़ा था ना, उसका 25 पिनों का कनेक्टर था। उसको DB25 कहते थे, इसको DB9 कहते हैं। सीरियल और पैरेलल में तुम्हें फर्क पता है क्या है? जो पैरेलल वो था, जो तुमने पहले पढ़ा था, पैरेलल में 8 बिटें इकट्ठी ट्रांसमिट होती थी, इकट्ठी जाती थी। इसमें सिर्फ एक बिट एक टाइम पे जाती है। ये सीरियल होता है कि एक दफा में एक बिट जाती है बस। इसलिए ये थोड़ा आसान भी होता है। तो ये सारी पिन्स हैं, ये पिन्स के नाम लिखे हुए हैं, इनमें दो पिन्स इंपॉर्टेंट हैं, एक रिसीवर पिन और एक ट्रांसमीटर पिन। तो एक पिन है जिसके ऊपर डेटा रिसीव होता रहता है, और एक पिन है जिससे डेटा वो सेंड करता है। ठीक है ना? ये पैरेलल पोर्ट है तुम्हारे कंप्यूटर, सॉरी सीरियल पोर्ट है तुम्हारे कंप्यूटर के पीछे लगा हुआ है। इस पे तुम तार लगाते हो, तार लगा के तुम किसी और चीज के साथ उसको कनेक्ट करते हो। अब अगर कंप्यूटर ने उस चीज को डेटा भेजना हो है, तो वो इस पिन के ऊपर, ट्रांसमीटर पिन के ऊपर डेटा सेंड करती है। बाकी आगे डिवाइस क्या कर रही है वो एक अलग साइंस है। तो ये इसमें बेसिकली सिर्फ दो लाइनें इंपॉर्टेंट है, रिसीवर और ट्रांसमीटर। ये बाकी लाइनें हैंडशेकिंग है। DTR, DSR, RTS, CTS, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये बेसिकली जो बना था ना सीरियल पोर्ट, वो बेसिकली बना था दो डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करने के लिए। एक को DTE कहते हैं, डेटा टर्मिनल इक्विपमेंट, ये कंप्यूटर होता है, ये तुम्हारा PC है, डेटा टर्मिनल इक्विपमेंट, ठीक है। और एक वो था डेटा ETS, नहीं, ESE था शायद। डेटा सेट होता है ना, उसको कहते हैं, ये डेटा सेट, ठीक है, लेकिन उसका नाम नहीं अभी याद आ रहा है, शायद लिखा हुआ है, अ, नहीं याद आ रहा। एक DTE है और एक एक DSC होता है मेरा ख्याल है, डेटा कम्युनिकेशन इक्विपमेंट। DCE, यही है एग्जैक्टली, यही है डेटा कम्युनिकेशन इक्विपमेंट। ये मॉडेम को कहते थे, ठीक है। और दरमियान में हुआ ये कि हमने दरमियान में ये सीरियल पोर्ट, कंप्यूटर के ऊपर सीरियल पोर्ट है ना, सीरियल पोर्ट से उसको कनेक्ट कर दिया। इस केबल को RS-232 कहते थे। RS-232 की केबल थी, ये RS-232 का स्टैंडर्ड था। तो जो सीरियल पोर्ट बना था, या जो उसका इस्तेमाल था बेसिकली, वो बेसिकली जब स्टार्ट में बना था तो वो इस काम के लिए बना था कि कंप्यूटर को कनेक्ट करते थे मॉडेम के साथ। जाहिर बात है अब ऐसा नहीं होता। अब वायरलेस पे कनेक्ट करता है, अब नेटवर्क कार्ड्स पे कनेक्ट करता है, डिफरेंट है। लेकिन ये जो इसके जो सिग्नल्स के सारे नाम है ना, वो इस वजह से हैं। तो डेटा टर्मिनल रेडी का मतलब है कि कंप्यूटर रेडी है। तो जब कंप्यूटर रेडी होएगा तो वो सिग्नल देगा DTR का कि भाई मैं रेडी हूँ। फिर अ, जो मॉडेम है वो वापस सिग्नल देगा डेटा सेट रेडी का कि मैं भी रेडी हूँ। ये हैंड शेकिंग हो रही है ना, अगर इसने डेटा भेजना है तो पहले ये कहेगा मैं रेडी हूँ, फिर ये कहेगा मैं रेडी हूँ, फिर ये RTS करेगा, रिक्वेस्ट टू सेंड। ये कहेगा कि रिक्वेस्ट टू सेंड, कि मैं डेटा सेंड करना चाहता हूँ, फिर ये कहेगा कि हाँ ठीक है भेज दो, क्लियर टू सेंड है। तो ये चार सिग्नल्स हैंड शेकिंग है, DTR, DSR, RTS और CTS। जो दो बचते हैं वो ये हैं, रिंग इंडिकेटर और कैरियर डिटेक्ट। इसका ताल्लुक दोनों का इस बात से है कि इसके अंदर टेलीफोन लाइन लगी होती है, मॉडेम के, बल्कि आज भी लगी होती है। मॉडेम के अंदर एक टेलीफोन की तार लगी होती है। उस टेलीफोन की तार पे अगर करंट आ रहा है, यानी उस पे सिग्नल अगर आ रहा है, तो वो ये सिग्नल है कैरियर डिटेक्ट। इस पेन के ऊपर सिग्नल आ जाएगा। यानी बेसिकली सॉफ्टवेयर ये पहचान सकती है कि भाई उस टेलीफोन की तार में करंट है, वो चल रही है। और रिंग इंडिकेटर ये है कि उस टेलीफोन की तार पे अगर रिंग आ गई, यानी उस पर अगर कोई कॉल करे, उस पर रिंग आ गई, तो उस पे रिंग इंडिकेटर पे वो सिग्नल आ जाएगा। आप इसको हुक करके कोई सॉफ्टवेयर बना सकते हो जो मतलब वो राउटिंग और उस तरह की।
लेकिन इंपॉर्टेंट बात फिर वही है कि सिर्फ दो पिने हैं जिसपे डेटा एक्चुअली ट्रांसमिट होता है, ये सिर्फ दो पिने हैं, एक पे रिसीव होता है, एक पे सेंड होता है। अच्छा, ये वो कहानी लिखी हुई है कि ये RS-232 का स्टैंडर्ड है, और वो लफ्ज नहीं इस्तेमाल हुए DT DCE, लेकिन वो चाहिए आपको। अच्छा, अब बात इसके ऊपर आती है ना कि यहाँ पे ये सीरियल पोर्ट लगा हुआ था ना, आफ्टर ऑल हम तो इसकी बात कर रहे हैं ना कि बाहर इधर यहाँ पे एक कनेक्टर लगा हुआ था, उसके अंदर हमने तार ठोक दी थी और उससे हम काम कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, अब बात वही होती है कि हमने इसकी प्रोग्रामिंग कैसे करनी है। तो प्रोग्रामिंग ऐसी होगी कि ये CPU है, CPU के साथ अब मैं दरम्यान में पिक नहीं बनाऊंगा, वैसे पिक होता है तुम्हें पता है, लेकिन बहरहाल पिक नहीं बनाऊंगा। तो मैं कहूंगा कि ये एक UART लगा हुआ है। ठीक है। इसको कहते हैं UART है, यूनिवर्सल एसिंक्रोनस रिसीवर ट्रांसमीटर। कॉन्सेप्ट ये है, कॉन्सेप्ट क्या है, मतलब बात ये है कि यहाँ पे बाहर तुम्हारे पास वो लगा हुआ है ना, पोर्ट लगी हुई है जिसके अंदर तुम तारे लगाते हो, मतलब बाहर वाली कंप्यूटर की बाहर दुनिया में तुम्हें एक पोर्ट नजर आ रही है, वो एक कनेक्टर नजर आ रहा है जहां पे तुम तारे लगाते हो। ये तुम्हें तुम्हारा DB9 का कनेक्टर है, जिसको भी मैंने खोल के देखा है कि इसकी सारी पिनों का क्या मतलब है। जारी बात है, फिर इधर आप तार लगा के कोई चीज कनेक्ट करते हो PC के साथ ना, तो इन सारी चीजों के पीछे एक कंट्रोलर होता है। जिस तरह पैरेलल पोर्ट का PPC था, उसका पिक का पिक ही था। तो इस कंट्रोलर को, मतलब हम प्रोग्रामिंग जब करते हैं तो हम इस कंट्रोलर को कमांड्स देते हैं ना, तो इसको कमांड्स देने के दो रास्ते होते थे कि या तो बायोस के थ्रू चले जाओ, या पोर्ट्स के जरिए से डायरेक्टली एक्सेस कर लो। तो पहला जो आसान रास्ता है वो बायोस के जरिए से है, जहरी बात है। हम पहले बायोस को देखते हैं कि क्या हम कर रहे हैं। ये मैं सारी क्यों सर्विसेज कॉपी कर रहा हूँ, ये कोई फायदा नहीं है, बहुत ज्यादा है। तो पहली सर्विस है इंटरप्ट 14 की सर्विस 0। ये क्या करेगी, ये पोर्ट को इनिशियलाइज करेगी, कुछ पैरामीटर्स होंगे जो वो उसके सेट करेगी। ठीक है। वो जो पैरामीटर है बजाते खुद वो AL में देने, हम कुछ पैरामीटर्स देंगे और वो पोर्ट को इनिशियलाइज कर देगा, दैट्स इट। जब ये सर्विस रिटर्न करती है, बल्कि तमाम सर्विसेज जब इंटरप्ट 14 की रिटर्न करती हैं तो लाइन स्टेटस बताती हैं AH में, और मॉडेम स्टेटस बताती हैं AL में। इसको फिलहाल इग्नोर कर। तो हमें पोर्ट पैरामीटर्स देने हैं, हमने उसको बताना है कि पोर्ट पे ये फलानी फलानी चीजें कर दो, और सर्विस कॉल करनी है, वो खुद ही कर देगा। अब ये पैरामीटर्स कैसे दें, पैरामीटर्स इस तरह से दें। तो AL के अंदर हमें, ये AL है ना, 8 बिट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 बिट है। तो नीचे वाली 2 बिटों पे ये बताना है कि डेटा बिट्स कितनी है। सीरियल कम्युनिकेशन करते हुए जरूरी नहीं है कि तुम कहो कि 8 बिटों की ही बाइट होती है। वैसे तो 8 बिटों की बाइट होती है, लेकिन सीरियल कम्युनिकेशन करते हुए ये तुम्हारे हाथ में है। अगर तुम चाहते हो कि तुम 5 5 बिटों की बाइट बनाओ तो तुम ये कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। ठीक है। तो अगर तुम्हें 5 बिटों की बाइट बनानी है तो तुम कहोगे 0 0। ठीक है। तो इन 2 बिटों पे ये फैसला होता है कि भाई डेटा बिट्स कितनी है। उसके बाद स्टॉप बिट का फैसला होता है। ये तुमने डेटा कम्युनिकेशन में पढ़ा होगा कि स्टॉप बिट जो है वो जरा स्पेशल होती है इसमें, सीरियल कम्युनिकेशन में, क्योंकि उसको पहचानना होता है कि ये अलहदा से है। फिर पैरिटी भी अगेन डेटा कम्युनिकेशन में पढ़ी होगी, वो इवन ऑड पैरिटी होती थी। तो ये यहाँ पे बताते हो कि इवन है या ऑड है। मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे बॉड रेट था, यहाँ पे। ठीक है। बॉड रेट बड़ा ही सख्त जरूरी है। बॉड रेट होता क्या था, बिट रेट ना, बिट्स पर सेकंड के कितनी बिट्स पर सेकंड आ रही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम 9600 बिट्स पर सेकंड भेज रहे हो, तुमने इन 3 बिटों पे लिखना है 111। अगर तुम 600 बिट्स पर सेकंड भेजना चाहते हो तो तुमने इन 3 बिटों लिखना है 011। अगेन ये सारी डेटा कम्युनिकेशन थी कि बॉड रेट इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है। वो इसलिए होता है कि अगर ये बंदा 9600 भेज रहा है 1 सेकंड में, और ये बंदा 2000 रिसीव कर रहा है 1 सेकंड में, तो वो बाकी सारा डेटा जाया हो जाएगा। ठीक है। तो आपको सेंडर और रिसीवर को सिंक्रोनाइज करना पड़ता है कि वो दोनों एग्जैक्टली एक ही स्पीड पे, एक ही उसके ऊपर कम्युनिकेट करें। तो ये पहली सर्विस थी 14 की सर्विस 0, जो सिर्फ यूआर्ट को इनिशियलाइज करती है। अच्छा, अब जब इनिशियलाइज हो गया उसके बाद बेसिकली काम करना क्या है, या तो करेक्टर सेंड करना है या करेक्टर रीड करना है, बस यही काम है। राइट करेक्टर का मतलब है कि हम इधर ट्रांसमीटर के ऊपर करेक्टर सेंड कर रहे हैं, हम बाहर भेज रहे हैं। ठीक है। और रीड करेक्टर का मतलब है कि बाहर से कोई करेक्टर आया हुआ है, उसको हमने पढ़ना है। करेक्टर मींस बाइट, एक बाइट। तो वेरी सिंपली सर्विस कॉल करो, उसको बता दो कौन सा करेक्टर लिखना है। अल्लाह अल्लाह, खैर से अल्लाह।
इसी तरह रीड को कहोगे कि कैरेक्टर पढ़ लो और जो कैरेक्टर आया है वो AL में आ जाएगा। ठीक है, मेरा नहीं ख्याल इसके अलावा कुछ चाहिए, लेकिन हाँ एक ये 14 की सर्विस 3 स्टेटस होती है। ये बड़ा मुश्किल है अभी, अगर इसने आपको पढ़ाया हुआ है तो बड़ा काम खराब है आपका। पढ़ाया हुआ है, नहीं नहीं पढ़ाया हुआ, बस ठीक है, नहीं पढ़ाया हुआ। तो ये मुश्किल इसलिए है कि 14 की जब सर्विस 3 कॉल करोगे ना, तो ये तुम्हें स्टेटस बताएगी, पोर्ट का स्टेटस देगी। अच्छा, अब वो स्टेटस आता है लाइन स्टेटस और मॉडेम स्टेटस, दो अलग अलग स्टेटस आते हैं। और इसका भी फिर तुम्हें इस तरह खोल के ये समझने की जरूरत होती है कि पहली बिट का क्या मतलब है, दूसरी बिट का क्या मतलब है, सो ऑन। ये इसलिए बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। तो 4 सर्विसेज में 14 की सर्विस 0 इनिशियलाइज करती है। हमने पोर्ट के पैरामीटर्स देने होते हैं, वो हम इस फॉर्मूले के तहत देते हैं। सर्विस 1 सिंपल कैरेक्टर सेंड किया, सर्विस 2 कैरेक्टर गेट किया, और शायद तुम इस्तेमाल करो, वैसे करोगे नहीं, कि सर्विस 3 जो पोर्ट का स्टेटस पड़े। तो ये तो हो गया बायोस के जरिए से इस डिवाइस को कंट्रोल कर। अब ये तमाम डिवाइसेस पोर्ट्स के जरिए से भी एक्सेसिबल होती हैं, जरूरी तो नहीं कि बायोस से ही करो। ठीक है, अब जो इसके पोर्ट्स का एड्रेस है वो ये है, 3F8 से लेके 3FF तक। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि तुम्हें पोर्ट्स पढ़े हुए ना, कि कीबोर्ड का पोर्ट होता था 64, पिक का होता था 2021, और क्या क्या पढ़ा था, पिट का पढ़ा था 4041। इसी तरह से इसके भी काफी सारे पोर्ट्स। मैं पोर्ट्स को ऐसे बनाता हूँ सिर्फ समझने के लिए। तो पोर्ट्स के एड्रेस क्या है जी? पहला है 3F8। अगला क्या होएगा? जहरी बात है 3F9। इससे अगला क्या होएगा? 3FA। ठीक है, और ये चलता चलता कहाँ तक जाएगा? 3FF तक आता है। तो कितने पोर्ट हुए टोटल? मेरा ख्याल है 8 पोर्ट हुए। ठीक है, तो ये 3F8 से 3FF तक जाता है। अब वैसे तो अगले सेमेस्टर्स में किसी ना किसी किताब में तुम इन सारों का मतलब पढ़ोगे, लेकिन यहाँ पे बस ये जितना यहाँ पे लिखा हुआ है ना, इतना ही कर लेना। ठीक है, तो सबसे पहले यूआर्ट के अंदर 2 रजिस्टर होते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। उनको कहते हैं THR, ओके इधर बनाओ, THR और RBR। ये 2 रजिस्टर्स होते हैं, एक को कहते हो THR और एक को कहते हो RBR। THR से बनता है ट्रांसमीटर होल्ड रजिस्टर, और RBR से बनता है रिसीवर बफर रजिस्टर। बेसिकली ये ट्रांसमीटर का रजिस्टर है और ये बफर का रजिस्टर, ये रिसीवर का रजिस्टर है। कॉन्सेप्ट ये है कि अगर सीपीयू ने कुछ डेटा सेंड करना है तो वो ट्रांसमीटर में रखती है, और वो डेटा इधर तारों से बाहर निकल जाता है। सिमिलरली जो तारों से डेटा रिसीव हुआ है वो रिसीवर बफर में जाता है, और प्रोग्रामर इसको पढ़ लेता है रिसीवर बफर को, और उसके पास डेटा आ जाता है। ठीक है, ये दोनों रजिस्टर्स तुम्हारे पास अवेलेबल हैं 3F8 के ऊपर। ये दोनों रजिस्टर्स THR और RBR तुम्हारे पास अवेलेबल हैं 3F8 पे। अच्छा, अब इसका क्या मतलब है कि दोनों एक एड्रेस पे कैसे हो सकते हैं? कॉन्सेप्ट ये है कि अगर तुम इसके ऊपर लिखोगे, इस पोर्ट के ऊपर, इस 3F8 के ऊपर अगर लिखोगे, तो ये ट्रांसमीटर कंसिडर होएगा, और अगर तुम इस पोर्ट को पढ़ोगे तो वो रिसीवर कंसिडर होएगा, लेकिन दोनों एक ही एड्रेस के ऊपर मौजूद। अच्छा, ये पहली बात हुई। अदर रजिस्टर्स ऑफ आवर इंटरेस्ट इंक्लूड 3F9 whose bit 0 must be set to enable receive data available interrupt, and bit 1 must be set to enable transmitter hold register interrupt। अच्छा जी, 3F9 के ऊपर एक रजिस्टर है जिसको कहते हैं इंटरप्ट रजिस्टर है। ये तुम्हारा इंटरप्ट रजिस्टर है। ठीक है, अच्छा, ये अवेलेबल है तुम्हें 3F9 के ऊपर यहाँ पे। यानी अगर तुमने उसको पढ़ना हो, लिखना हो, कुछ भी करना हो, तो वो 3F9 पे अवेलेबल है। अब ये जो लिखा हुआ है ये याद कर लेना प्लीज। उसकी बिट 0 सेट करनी है टू इनेबल रिसीव्ड डेटा इंटरप्ट। यानी इस रजिस्टर की जो बिट 0 है, ठीक है, मैं लिख देता हूँ, मैं पूरा नहीं लिखूंगा, वो बिल्कुल ही खिचड़ी पक जाएगी। और बिट 1 मस्ट बी सेट टू इनेबल ट्रांसमीटर होल्ड रजिस्टर एम्प्टी इंटरप्ट। यानी अगर उसकी बिट नंबर 0 सेट करोगे तो वो रिसीवर इंटरप्ट है, और बिट नंबर 1 सेट करोगे तो वो ट्रांसमीटर इंटरप्ट। फिर 3FA रजिस्टर है, इस सेट व्हेन एन इंटरप्ट इज पेंडिंग, इसकी खैर है।
इसकी खैर है, ये इंटरप्ट आईडी रजिस्टर होता है। फिर 3FB है, इज द लाइन कंट्रोल रजिस्टर, while 3F8 is the line status. वो line status register has the same bits as returned in the line status. अच्छा, 3FB, अब ये तुम्हें याद करना पड़ेगा सारा कि 3FB के ऊपर जो है, 3FB के ऊपर जो है, यहाँ पे जो रजिस्टर है उसको कहते हैं लाइन स्टेटस रजिस्टर, LSR। तो मतलब उसका तुम्हें उसने नहीं बताया, लेकिन इतना जरूर बताया है कि ये रजिस्टर तुम्हें यहाँ पे अवेलेबल है। अच्छा, बस यहाँ पे रुकते हैं। अच्छा, अब करना क्या है? वंस अगेन, अभी तक हमने किया क्या? अभी हमने सिर्फ ये बात की है कि यार ये बाहर वाली दुनिया में हमें ये पोर्ट नजर आती है, ये कनेक्टर नजर आता है, इसमें हम तार ठोकते हैं, दूसरी डिवाइस कनेक्ट हो जाती है, जबरदस्त सब कुछ चल रहा है। अब इसके ऊपर काम क्या है? दो काम है, डेटा सेंड करना, डेटा रिसीव करना। ठीक हो गया। ये काम करने के लिए या तो हम बायोस के इंटरप्ट यूज कर लें, इंटरप्ट 14 था, या तो वो यूज कर लें, या हमारे पास यूआर्ट के अंदर को 25 रजिस्टर है, या हम इसको डायरेक्टली कंट्रोल कर लें। डायरेक्टली कैसे कंट्रोल करोगे? जारी बात, तुम्हें पोर्ट्स का पता होना चाहिए, तुम्हें इन तमाम रजिस्टर्स का पता होना चाहिए, इनके मतलब पता होने चाहिए, मतलब ये सारी डिटेल तुम्हें पता होनी चाहिए, फिर डायरेक्टली कंट्रोल करते हैं। ये क्या करेगा? ये मेरे ख्याल में एक नल मॉडेम बनाएगा। अच्छा ठीक है, नहीं नल नहीं बनाता, एक्चुअल वो बनाता है, एक्चुअल मॉडेम बनाता है। तो ये करता है कि तुम्हारे पास दो पीसी हैं, PC1 और PC2। सारी बात है, दोनों के पास अपने अपने यूआर्ट्स हैं, दोनों के पास अपने अपने सीरियल पोर्ट्स हैं। इसके पास सीरियल पोर्ट है और इसके पास अपना सीरियल पोर्ट है। सीरियल पोर्ट का मतलब है कि वही आठ वो 9 पिनों का कनेक्टर मौजूद है। अब गेम ये खेलता है कि इसकी जो ट्रांसमीटर लाइन है ना, वो इसकी रिसीवर पे लगा देता है, और इसकी जो रिसीवर लाइन है वो उसके ट्रांसमीटर पे लगा देता है। यानी जो इसकी TXD लाइन है, ट्रांसमीटर लाइन को TXD कहते हैं ना, जो इसकी TXD लाइन है, ट्रांसमीटर लाइन है, वो उसकी किस पिन पे लगाता है? रिसीवर की पिन पे। कॉन्सेप्ट सिंपल है, जो डेटा इधर से ट्रांसमिट होएगा, जो इधर से निकलेगा, वो तार के जरिए से उसको रिसीव हो जाएगा। ठीक है। तो कॉन्सेप्ट ये है कि जो डेटा ये सेंड करेगा वो उसको इधर रिसीव होएगा, और जो डेटा ये सेंड करेगा वो उसको इधर रिसीव होगा। दोनों साइड्स पे वो एक ही प्रोग्राम चला देगा। वो प्रोग्राम ये है, ये जो एक ही प्रोग्राम है हम अभी पढ़ेंगे, तो दोनों साइड्स पे वो एक ही प्रोग्राम चला देगा। ठीक है। अब वो करेगा ये, इसमें कई हिस्से हैं प्रोग्राम के, तो जरा क्लियर कर लेना। तो मैं सीधा स्टार्ट पे चलता हूँ। तो ये मेरा स्टार्ट लिखा हुआ है, ठीक है, कॉल क्लियर स्क्रीन। तो सबसे पहले मैं ये करता हूँ, तो इसको देख के आप जाहिर बात है कहोगे कि 14 की सर्विस जीरो कॉल हो रही है। अब आपको याद होना चाहिए कि 14 की सर्विस जीरो है क्या? वो इनिशियलाइज पोर्ट की सर्विस है। इनिशियलाइज पोर्ट क्या करता था? वो पैरामीटर सेट करता था। पैरामीटर्स हम कहाँ देते थे? AL के अंदर। ठीक है, तो वो ये E3 होएगा ना, ये पैरामीटर्स में। अब अगर इसको समझना है तो इसको खोल के लिखो कि E3 होता क्या है। तो E ये होता है, और 3 ये होता है। ठीक है। अब इसको तुम खोल के लिखोगे, देखोगे कि चाहिए इसका, इसने 1 1 लिखा है, इसका मतलब क्या है 1 1 का? इस 1 1 का मतलब है कि वो 8 बिटों की बाइट यूज करेगा। फिर तुम देखोगे कि अच्छा उससे अगली बिट जो है वो जीरो है। जीरो का मतलब क्या है? कि स्टॉप बिट का साइज 1 है। मैं लेफ्ट साइड से 3 बिटें पढ़ता हूँ, तो वो 1 1 0 आ रहा है। तो 1 1 0 का मतलब है कि 4800 बॉड रेट के ऊपर हम काम कर रहे हैं। तो खैर ये हमारे लिए जरूरी नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है बात समझना कि ये प्रोग्राम दोनों साइड्स पे चल रहा है। अब अगर ये दोनों साइड्स पे चल रहा है और मैं दोनों साइड्स पे ये सेम इनिशियलाइजेशन कर देता हूँ, तो यही होना चाहिए ना, कि जिस स्पीड पे एक बंदा डेटा फेंक रहा है, दूसरा बंदा उसी स्पीड पे उठा रहा है। ठीक है। तो ये दोनों साइड पे पोर्ट इनिशियलाइज हो। इंटरप्ट C को मैंने हुक कर दिया है। ये मैं स्किप करना चाह रहा था हिस्सा, लेकिन अब हो नहीं सकता क्योंकि उसने कर लिया है। अब इंटरप्ट C आप ऐसे तो समझ आ ही नहीं चाहिए, किताब का एंड है, लेकिन अगर नहीं आती तो दरमियान में एक चीज थी ना जो मैंने खा गया था, वो पिक थी। क्योंकि मैंने कहा था मैं तस्वीर को सिंपल रखूंगा। तो ये पिक के ऊपर कनेक्टेड होता है IRQ3 के ऊपर। ये पिक को कनेक्टेड होता है IRQ। हाँ जी बताओ।
एक एक सेकंड, एक सेकंड। बंद हो जाता है। तो IRQ3 के ऊपर ये लगा हुआ है पिक के साथ। इसका मतलब ये है कि जब यूआर्ट पे इंटरप्ट आता है तो वो IRQ3 के ऊपर पिक को कहता है। अब IRQ3 ट्रांसलेट होता है इंटरप्ट सी के अंदर, क्योंकि 8 और 3 11। तो A B C, फिर IRQ4 है। एक्चुअली IRQ3 पे कॉम 1 लगा होता है, IRQ4 पे कॉम 2 लगा होता है। तो डजेंट रियली मैटर, लेकिन दोनों ही वो हैं। अच्छा जी, अब मैंने कर लिया है इंटरप्ट सी को हुक। सी का मतलब ये है, बस इस बात को क्लियर कर लो कि जब इंटरप्ट आएगा यूआर्ट के ऊपर तो इंटरप्ट सी आएगा। अच्छा, उस इंटरप्ट सी को मैंने हुक कर लिया, विच मीन्स के कंट्रोल मेरे पास आ जाएगा। ठीक है, वेरी गुड। और उसके हुक के ऊपर मैंने लगाया सीरियल नाम का कोड लगाया, वेरी गुड। उसके बाद मैं कुछ ऐसे करता हूं, मैं 3FC पोर्ट पढ़ रहा हूं। मैंने पोर्ट नंबर 3FC पढ़ा है, ठीक है। उसमें मैंने और किया है AL, मतलब उसको आप पढ़ के लाए हो AL के अंदर। तो उसके बाद मैंने उसको और किया 8 के साथ। 8 का मतलब होता है 1000, विच मीन्स कि तीसरी बिट उसकी तुम ऑन कर रहे होते हो। और का ऑपरेशन ये करता है। और उसके बाद तुमने उसको लिख दिया, ठीक है। अब 3FC को मेरा नहीं ख्याल कि हमने डिस्कस किया है। हाँ, हमने नहीं 3FC को डिस्कस किया। तो 3FC मॉडेम कंट्रोल रजिस्टर होता है, और उसमें बिट नंबर 3 तुम ऑन कर रहे हो। स्किप कर दो, क्योंकि ऊपर डिस्कस ही नहीं हुआ, स्किप कर दो। अच्छा जी, 3F9 के ऊपर अब तुम कुछ कर रहे हो। 3F9 को पढ़ते हो, पढ़ के उसकी तुम बिट नंबर 1 ऑन करते हो। अब जरा ये देखना, तो 3F9 जब तक तुम्हें ये पता नहीं होएगा कि वो है क्या, वो इंटरप्ट आईडी रजिस्टर है, और उसकी तुम पहली बिट ऑन कर रहे हो। अब पहली बिट ऑन करने से क्या होता था, इन रिसीवर का इंटरप्ट ऑन होता था, जो ऊपर लिखा हुआ था। तो ये तुम रिसीवर के इंटरप्ट ऑन कर रहे हो, होएगा पता है क्या, क्योंकि दोनों तरफ यही प्रोग्राम चल रहा है, दोनों तरफ रिसीवर के इंटरप्ट ऑन हो गए। अच्छा, अब मसला ये है कि जैसे ही कोई डेटा रिसीव होएगा, इंटरप्ट सी आ जाएगा। वो इस तार के ऊपर इंटरप्ट सी आ जाएगा। इंटरप्ट सी को तुम हुक करके बैठे हुए, यानी जब भी डेटा रिसीव होएगा तुम हुक में चले जाओगे, ठीक है। अच्छा, ये बड़ी पुरानी बात है, ये अनमास्किंग है। पोर्ट नंबर 21 के अंदर तुम अनमास्किंग कर रहे हो। ये पोर्ट नंबर 21 पिक का होता था ना, प्रोग्रामेबल इंटरप्ट कंट्रोलर, पिक का पोर्ट था, IMR का। अच्छा जी, उसके बाद आपने कीबोर्ड को रोका, की प्रेस करोगे, फिर आगे चलोगे। अच्छा, अब हुआ ये कि आप ये 16 की सर्विस 0 याद है ना, ये स्क्रीन रुक जाती थी, आप की प्रेस करते थे, फिर आगे चलती थी। अब जब आपने की प्रेस की, तो उसके बाद आपने 14 की सर्विस 3 कॉल की है। ये 14 की सर्विस 3 कॉल हुई, ठीक है। ये गेट स्टेटस था, ठीक है। और अब ये है मसला कि उसने ऊपर ये पढ़ाया नहीं है। मैंने ढूंढा भी है कि ये पढ़ाया हुआ है कि नहीं पढ़ाया हुआ। तो जब तुम गेट स्टेटस करते हो, तो उसमें अगर तुम्हें ये चेक करना है कि तुम्हारा THR खाली है या नहीं। कॉन्सेप्ट पता है क्या है? कॉन्सेप्ट ये है कि जब तुमने अभी तुमने कीबोर्ड से कोई की दबाई है, वो करना ये चाहता है कि वो की इधर सीरियल पोर्ट से बाहर भेज दे, ठीक है, ताकि वो जो कीबोर्ड यहां से जो की दबी है वो उधर चली जाए। अब वो करने के लिए उसको ट्रांसमीटर होल्ड में रखनी है। वो की इधर रखेगा ना, फिर वो इधर आगे चली जाएगी। तो इस इधर रखने से पहले आप ये चेक करते हो कि भाई ये जगह खाली है या नहीं। वो चेक करने के लिए उसने स्टेटस कॉल किया। जब स्टेटस आया तो उसने चेक किया कि क्या ट्रांसमीटर होल्ड खाली है या नहीं। और अगर खाली नहीं है तो बस वो इधर घूमता रहेगा JZD टेस्ट में, कि जब तक खाली नहीं होता यहीं पे घूमता रहता है। अब जब खाली हो जाता है तो वो निकलता है, और वो 3F8 के ऊपर वो की रख देता है। 3F8 क्या है? 3F8 ये रजिस्टर। तो हुआ क्या है, मैंने की दबाई है, उसने चेक किया है कि क्या ट्रांसमीटर होल्ड खाली है। जैसे ही खाली होता है उसने वो की उठा के वहां पे रख दी। अब जैसे ही उसने की वहां पे रखी ट्रांसमीटर होल्ड में, अब यूआर्ट क्या करेगा कि तारों के जरिए से वो ट्रांसमीटर पिन के ऊपर भेज देगा। तो ट्रांसमीटर पिन अगले की लगेगी है रिसीवर।
जैसे ही वो अगले को रिसीव होएगी, उधर तो इंटरप्ट ऑन किए हुए हैं आपने, रिसीवर पे तो इंटरप्ट ऑन है, तो अब रिसीवर साइड पे इंटरप्ट आएगा और वो जो सीरियल का कोड है, जो सीरियल का फंक्शन उसने लिखा था, वो चल पड़ेगा। ये उसने हुक लगाया था ना सीरियल के ऊपर, वो चल पड़ेगा। वो क्या करेगा, वो देख लेना, वो खास चीज नहीं है। वो 378 3F8 है, 3F8 इस पोर्ट से पढ़ेगा। याद रहे, तमाशा फर्क है। अभी तक हम बात कर रहे थे कि इधर से की दबी है, इसने अपने ट्रांसमीटर पे डाली है, और ट्रांसमीटर से वो तार के जरिए से दूसरे को चली गई। अब हम बात ये कर रहे हैं कि जैसे ही दूसरे को मिलेगी, दूसरे को इंटरप्ट आ जाएगा, वो जाएगा अपने रिसीवर बफर में, क्योंकि उसको डेटा यहाँ पे रिसीव हुआ होगा ना, वो यहाँ से उठाएगा। वो 3F8 से उठाएगा और उठा के बेसिकली स्क्रीन पे रख देगा। मतलब जो भी तुम उसके साथ कर लो, लेकिन उसने सिंपली स्क्रीन पे रखा है। अब होएगा क्या कि जो कीज आप यहां से दबाओगे, इधर से जो टाइप करोगे वो उसकी स्क्रीन पे प्रिंट होएगा, और जो इधर से टाइप करोगे वो, यानी एक एक कीबोर्ड से डेटा दूसरे पे जाएगा, दूसरे कीबोर्ड से डेटा पहले पे आएगा। ये गेम खेली हुई है। इसके हिस्से हैं और इसके हिस्से एग्जाम्स में भी आते हैं। हिस्से इसके ऐसे करने हैं तुमने कि फॉर एग्जांपल अपने आप से पूछो इन 3 लाइनों का क्या मकसद है। साइड पे लिखा हुआ है वैसे तो, फिर इन 3 लाइनों का क्या मकसद है। और ये सब कुछ समझ सिर्फ उस वक्त आ सकता है जब आपको पोर्ट्स याद होए। हाँ जी भाई, कोई मसला, कोई प्रॉब्लम? हाँ सर। सर जी वो इनमें से किसी एक कोड का नेम लेके हमें कह देगा कि इसका छोटा सा कोड लिख दो। नहीं, ये 3 लाइनें लिखी हुई आती हैं, बताओ ये क्या कर रही है। पास ठीक पेपर्स है। देखो ना, कि ये 3 लाइनें लिखी हुई आएंगी और पूछेगा। वो जब तक तुम्हें पोर्ट का ही नहीं पता, तब तक तुम कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है सर। अच्छा भाई, अगला हिस्सा है प्रोटेक्टेड मोड प्रोग्रामिंग। आ यहाँ पे अब आगे दुनिया ही उलट जाती है। ये काफी मुश्किल है। ये मुश्किल इसलिए है कि तुमने ये सारी किताब पढ़ी है 8088 के सीपीयू के ऊपर। ठीक है, ये एक 16 बिट का सीपीयू था। इसका मतलब क्या था कि ऑल रजिस्टर्स वर 16 बिट, तमाम रजिस्टर 16 बिट के। ठीक है, उसके बाद तुमने ये पढ़ा कि इसमें एड्रेसिंग, इसमें मैक्सिमम 1 MB ऑफ मेमोरी कैन बी एक्सेस। ऐसे ही था ना, सिर्फ एक MB मेमोरी हम उठा सकते थे। उसके बाद तुमने ये पढ़ा कि इसमें एड्रेसिंग मॉडल जो था, ये शायद सबसे इंपॉर्टेंट बात है, वो सेगमेंट कोलन ऑफसेट होता था। इस बात का मतलब ये है कि हम्म, तुमने जब रैम में किसी भी जगह से जाके कुछ पढ़ना लिखना होता था, तो ना तो तुम खाली सेगमेंट के जरिए जा सकते थे, ना ऑफसेट के जरिए, यानी दोनों 16 16 बिटों के रजिस्टर के जरिए नहीं जा सकते थे। तुम दोनों को मिला के किसी तरीके से 20 बिट का एड्रेस बनाते थे, और फिर आ, जाते थे। 1 सेकंड होल्ड करना।
अच्छा, हाँ जी, तो हम कह रहे थे कि हमने की है 16 बिट की प्रोग्रामिंग सारी, और ये इस तरह से हमने ये सारा काम किया कि सेगमेंट ऑफसेट ये वो, ठीक है। अब इस सारे को हम कहते हैं रियल मोड। ये जो सारा हमने पूरी किताब पढ़ी है ना, इसको हम रियल मोड कहते हैं। इसमें जरूरी नहीं है कि 8088 का ही सीपीयू है, जो भी 16 बिट का सीपीयू है, जो भी रजिस्टर 16 बिट के इस्तेमाल करता है, जो भी 1 MB मेमोरी एक्सेस करता है, वो सब रियल मोड में पीसी काम करता है। हम अब काम करते हैं 32 बिट के सीपीयू पे। अब तो 64 बिट पे करते हैं, लेकिन 32 से 64 पे जाना कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि आर्किटेक्चर वही रहा है, सिर्फ हमने चीजें चौड़ी कर दी। 16 से 32 में आने में दुनिया ही बदल दी है, तो वो इंपॉर्टेंट है। वो तो 32 बिट के सीपीयू पे अब काम कर रहे हैं, तो हमारे रजिस्टर्स आर 32 बिट, जारी बात है। इनको हम कहते हैं ई ए एक्स, ई बी एक्स, ई सी एक्स, ये नाम है इनका। ई स्टैंड फॉर एक्सटेंडेड। तुम्हें ए एक्स नहीं नजर आएगा, तुम्हें ई ए एक्स नजर आएगा, समझ जोगे ये 32 बिट का रजिस्टर है, ठीक है। अच्छा, एक बात ये है कि एक्सेप्ट सेगमेंट रजिस्टर्स, दीज आर स्टिल 16 बिट। तमाम रजिस्टर्स 32 के हो गए हैं सिवाय सेगमेंट रजिस्टर। सेगमेंट रजिस्टर्स अभी भी 16 के ही रहे हैं, ठीक है। सेगमेंट रजिस्टर्स कौन कौन से थे? सी एस, डी एस, एस एस, टी एस, बस यही थे मेरा ख्याल है। अब इसमें एफ एस और जी एस दो अलहदा और नए आ गए हैं। इनकी कोई वजह नहीं आने की, जैसे ई एस की कोई वजह नहीं थी, एक्स्ट्रा सेगमेंट रजिस्टर था एक प्रोग्रामर के लिए, इसी तरह एफ एस और जी एस दो और दे दिए गए। लेकिन ये वो है, इनको अब दीज आर कॉल्ड सेलेक्टर्स। इनको अब सेगमेंट रजिस्टर्स नहीं कहते, इनको अब सेलेक्टर्स कहते हैं। तो 32 बिट में जारी बात है आओगे, पहली चेंज तो वही आई कि रजिस्टर 32 बिट के हो गए ऑफ कोर्स। उसके बाद दूसरी चेंज मेजर ये आई कि सेगमेंट रजिस्टर्स 16 के ही रहे, ठीक है। नाउ मैक्सिमम 4 GB मेमोरी कैन बी एक्सेस्ड। अब 4 GB मेमोरी एक्सेस, सारी लॉजिक ही ये थी इसको छोड़ने की 16 बिट को, कि भाई मेमोरी बड़ी थोड़ी थी, तो हम इस पे आए। और बल्कि एक्चुअली 32 बिट को भी छोड़ने की वजह यही थी, 64 पे भी सिर्फ इस वजह से गए हैं कि मेमोरी कम थी, 4 GB कम पड़ने लग गई थी। अब 64 GB में, 64 बिट में इतनी मेमोरी आ जाती है कि वो मतलब खत्म नहीं होनी। तो वो इस वजह से मतलब तो मैक्सिमम 4 GB मेमोरी एक्सेस। जो मेमोरी एक्सेस मॉडल है वो सेगमेंट ऑफसेट नहीं है, वो सेलेक्टर डिस्क्रिप्टर मॉडल इज यूज टू एक्सेस मेमोरी। ये तो टोटली दुनिया बदल जाएगी। इसको प्रोटेक्टेड मोड, इस तमाशे को कहते हैं। जब भी एक कंप्यूटर स्टार्ट होता है, जब भी एक पावर पीसी बूट होता है, जो सा मर्जी हो, वो रियल मोड में स्टार्ट होता है, ठीक है। तो हमें उसको स्विच करना होता है रियल मोड से प्रोटेक्टेड मोड में। ये विंडोज करती है हमारे लिए। यानी जब बायोस ऑन होती है, कंप्यूटर होता है, तो वो रियल मोड में होता है। लेकिन फिर विंडोज कुछ ऐसा करती है कि वो रियल मोड से स्विच कर देती है प्रोटेक्टेड मोड में, ताकि वो 32 बिट का सारा आर्किटेक्चर इस्तेमाल कर सके। तो ये स्विच जो है, स्विच इज डन विद द हेल्प ऑफ अ कंट्रोल रजिस्टर कॉल्ड CR0। एक रजिस्टर है कंट्रोल रजिस्टर CR0, उसमें एक बिट सेट करनी होती है, उससे बस 1 मिनट में, 1 सेकंड में वो चेंज हो जाता है। चेंज करना बजाते खुद कोई मुश्किल नहीं है, स्विच करना कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन उससे पहले उसकी सारी दुनिया सेट करनी पड़ती है कि हम वो सेगमेंट ऑफसेट से निकल के अब हम जा रहे हैं उसमें ये सिलेक्टेड डिस्क्रिप्टर के मॉडल में। ये टोटल दुनिया ये वाली सेट करनी पड़ती है। इसमें से बेतहाशा क्वेश्चंस आएंगे, इसको पढ़ लेना, ठीक है। तुम्हारे रजिस्टर्स के नाम अब EBX, ECX, EDX होंगे। अच्छा, एक और बात याद रखना, बैकवर्ड कंपेटिबिलिटी मेंटेन्ड है। मतलब ये EAX है जो 32 बिट का है, इसकी नीचे वाली जो 16 बिटें हैं ना, उनको अभी भी AX ही कहते हैं। जो इसकी नीचे वाली बिटें हैं, उनको अभी भी हम AX ही कहते हैं, ठीक है ना। और उस AX के अंदर अभी भी उसी तरह से AL और AH मौजूद है। यानी जो तुमने जितना कुछ तुमने पढ़ा है वो सब है, अभी भी मौजूद है। सिर्फ फर्क ये हुआ है, ये बैकवर्ड कंपेटिबिलिटी मेंटेन करनी है ना।
अगर हम कहें कि AX बिल्कुल ही खत्म हो गया है और अब हम नई चीजें लगा ला रहे हैं तो पुरानी सारी सॉफ्टवेयर जाया हो जाती। तो किया ये गया है कि EAX रजिस्टर है एक्चुअली, उसकी जो नीचे वाली 16 बिटें हैं उनको हमने नाम दे दिया AX का, और उसकी फिर उसी तरह 8 और 4 वाला चक्कर है। अच्छा, इसके बाद ये पढ़ो, ये सेगमेंट रजिस्टर जरा डिफरेंट है। तो वो वही बात है कि इसमें 2 एक्स्ट्रा आ गए हैं, FSGS, और ये अभी भी 16 बिट के हैं। अच्छा, सेगमेंट रजिस्टर्स करते हैं क्या है? अब यहाँ पे आके एक तो ये है कि सेगमेंट रजिस्टर को सेगमेंट रजिस्टर्स अब नहीं कहते। तो नाउ सेगमेंट रजिस्टर्स आर कॉल्ड सेलेक्टर्स। और लॉजिक सारी ये है कि दीज आर यूज्ड टू सेलेक्ट अ डिस्क्रिप्टर फ्रॉम अ GDT। GDT कहते हैं ग्लोबल डिस्क्रिप्टर टेबल, ठीक है। अब कुछ कॉन्सेप्ट ऐसा है कि रैम के अंदर कहीं पे एक टेबल पड़ा हुआ है, अ, जिसको कहते हैं GDT, ग्लोबल डिस्क्रिप्टर टेबल। इसके अंदर बेसिकली 8-8 बाइट्स की एंट्रीज होती हैं। यानी GDT के अंदर क्या होता है, डिस्क्रिप्टर्स होते हैं, उसका नाम ही ये है। तो इट कंटेन्स 8 बाइट एंट्रीज कॉल्ड डिस्क्रिप्टर्स, ठीक है। हर एंट्री को डिस्क्रिप्टर कहते हैं। मैक्स एंट्रीज आर 8192, 8192 एंट्रीज हो सकती हैं ज्यादा से ज्यादा। फर्स्ट 2 एंट्रीज आर नल, ठीक है। तो GDT एक टेबल है जिसमें 8000 एंट्रीज हो सकती हैं। हर एंट्री को हम डिस्क्रिप्टर कहते हैं। अब डिस्क्रिप्टर करता क्या है, डिस्क्रिप्टर होता क्या है? तो ईच डिस्क्रिप्टर फाइंड्स अ मेमोरी सेगमेंट। मेमोरी सेगमेंट का लफ्ज ना इस्तेमाल करो, मेमोरी एरिया क्या है, ताकि तुम्हें कंफ्यूजन ना हो। तो मेमोरी एरिया से मुराद ये है कि भाई, फॉर एग्जांपल तुमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड तुमने ओपन किया है, ठीक है, यहाँ पे तुमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन किया है। अब नॉर्मली ये होता था 16 बिट में कि बस वर्ड ही ओपन होता था, फिर और तो कुछ नहीं होएगा। सिंगल टास्किंग थी ना, एक वक्त में एक ही प्रोग्राम चल सकता था ना। तो उसमें तो आप ये नहीं कर सकते थे कि मतलब मतलब उसमें कैसे करते थे तुम, इसका सेगमेंट लेते थे, इसका ऑफसेट लेते थे और इसके अंदर चले जाते थे। अब ये वर्ड कहाँ पे पड़ा हुआ है? फॉर एग्जाम्पल, बिल्कुल गलत एग्जाम्पल दे रहा हूँ, लेकिन फॉर एग्जाम्पल ये एड्रेस 100 से स्टार्ट होता है और एड्रेस नंबर 123 तक जाता है, ठीक है। तो इसको डिस्क्राइब करने के लिए यहाँ पे एक डिस्क्रिप्टर पड़ा होएगा, GDT के अंदर एक डिस्क्रिप्टर पड़ा होएगा, जिसके अंदर ये लिखा होएगा कि बेस जो है, बेस एड्रेस हमारा 100 है, और साइज जो है, वो साइज नहीं इसको कहते हैं, इसको लिमिट कहते हैं। लिमिट जो है हमारी वो 23 है। बेसिकली डिस्क्रिप्टर्स होते क्या है कि ये इस तरह की जो मेमोरी सेगमेंट्स होती हैं बहुत सारी, क्योंकि मल्टीटास्किंग कर रहे हो विंडोज में, तो वर्ड एक्सेल सब कुछ तुमने इकट्ठा स्टार्ट किया हुआ है। तो वो सारी जो हैं वो मतलब उन सब को अलग अलग को डिस्क्रिप्टर्स डिफाइन कर रहे हो। अब सिलेक्टर का काम इतना है, सिर्फ हम सिलेक्टर की बात एक्चुअली कर रहे थे। सिलेक्टर का काम सिर्फ इतना है, ये सिलेक्टर होता है भाई, ठीक है, ये सिलेक्टर होता है। सिलेक्टर का काम सिर्फ इतना है कि उसके अंदर एक इंडेक्स पड़ा होता है, एक नंबर पड़ा होता है, ये एक नंबर पड़ा होता है, एक नंबर। नंबर हो सकता है 25 हो, 35 हो, जो भी है। वो उस 25-35 का क्या क्या मतलब है कि वो कौन सा डिस्क्रिप्टर सेलेक्ट करता है। सेलेक्ट अगर 25 है तो दैट मीन्स कि वो कह रहा है मुझे 25वां डिस्क्रिप्टर दे दो, यानी उसको ये 25वां डिस्क्रिप्टर उसको मिल गया। अब 25वें डिस्क्रिप्टर के अंदर ये लिखा होगा कि मेमोरी का साइज कितना है, वो सेगमेंट है किधर, और फलानी फलानी चीज, ठीक है। RPL से बनता है रिक्वेस्ट प्रिविलेज लेवल, थोड़ी देर में आता हूँ इसकी तरफ। और TI से बनता है टेबल इंडेक्स। टेबल इंडेक्स ये है कि मैंने तुम्हें एक टेबल का एग्जांपल दिया, GDT ग्लोबल डिस्क्रिप्टर टेबल का। ऐसी 3 और है। IDT है इंटरप्ट डिस्क्रिप्टर टेबल, और LDT है लोकल डिस्क्रिप्टर टेबल। तो ये यहाँ पे बताते हो कि किस टेबल के साथ काम करना है। सिलेक्टर का काम होएगा लिटरली सिर्फ एक डिस्क्रिप्टर को उठाना, उस लिस्ट में से सिर्फ एक डिस्क्रिप्टर
सेलेक्ट करना। अब डिस्क्रिप्टर कुछ इस तरह का है, डिस्क्रिप्टर 8 बाइट का है, एक डिस्क्रिप्टर 8 बाइट का है। बेसिकली उसके अंदर लिमिट और बेस ही लिखी होती है। ये बहुत सारी छोटी छोटी और चीजें हैं, लेकिन बेसिकली उसके अंदर बेस और लिमिट ही लिखी है। और बेस और लिमिट का ये कॉन्सेप्ट होता है कि जिस मेमोरी को मैं डिफाइन कर रहा हूं वो मेमोरी फलाने एड्रेस से शुरू होती है और फलाने एड्रेस तक जाती है। तो बाकी छोटी छोटी बिटें जो हैं सारी, ये सारी तुम्हें याद करनी पड़ेंगी, ये सारी लिखी हुई है। ठीक है, मैं बता देता हूं, लेकिन ये एक्चुअली याद करनी पड़ेगी। ए मीन्स अवेलेबल, कि क्या जो मेमोरी सेगमेंट ये डिफाइन कर रहा है क्या वो मेमोरी में अवेलेबल है या नहीं। हो सकता है किसी वजह से वो इस वक्त अवेलेबल ना हो, तो ये वो बताता है। आर मुझे नहीं याद क्या होता है, सी भी नहीं याद। डीपीएल स्टैंड्स फॉर डिस्क्रिप्टर प्रिविलेज लेवल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्रोटेक्टेड मोड को प्रोटेक्टेड इसलिए कहते हो कि इसमें कुछ सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट है। सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट ये है कि हर डिस्क्रिप्टर का एक डीपीएल होता है, एक प्रायोरिटी लेवल होता है, और हर सेलेक्टर का एक आरपीएल होता है, अगेन प्रायोरिटी लेवल होता है, रिक्वेस्टर प्रिविलेज लेवल। लो प्रायोरिटी वाला हाई प्रायोरिटी वाले सेगमेंट को एक्सेस नहीं कर सकता। यानी अगर एक डिस्क्रिप्टर है जो हाई प्रायोरिटी का डीपीएल उसका हाई है, तो उसको एक ऐसा सिलेक्टर नहीं यूज कर सकता जिसका आरपीएल कम हो। पी स्टैंड फॉर प्रेजेंट, अगेन बात यह है कि वो है या नहीं है। इसमें एक एक्स बिट है, वो हाँ ये एक्स बिट, ये दो बिट्स बड़ी इंपॉर्टेंट है यार, एक्स और एस। एक्स स्टैंड्स फॉर कोड, एग्जीक्यूट, एक्स स्टैंड्स फॉर एग्जीक्यूट। अगर एक्स 1 है तो ये कोड सेगमेंट है, और अगर एक्स 0 है तो ये डेटा सेगमेंट है। यानी अगर एक्स 1 है इसका मतलब है वो एग्जीक्यूटेबल है, इसका मतलब है कि वो कोड। और अगर एक्स 0 है तो दैट मीन्स कि वो एग्जीक्यूटेबल नहीं है। अच्छा, एबीएल स्टैंड्स फॉर अवेलेबल, ये तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। इसमें अब जी बिट है जिस पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन होते हैं। जी स्टैंड्स फॉर ग्रैन्युलैरिटी। ग्रैन्युलैरिटी का मतलब ये होता है कि लिमिट में एक नंबर लिखा हुआ है, फॉर एग्जांपल लिमिट में लिखा हुआ है 23। ये 23 दो चीजें हो सकता है, ये 23 बाइट भी हो सकता है और ये 23 पेज भी हो सकता है। अगर पेज का नहीं पता तो इग्नोर कर दो, लेकिन बस एक चीज है जो इससे तुम मेजर करते हो। ठीक है, तो बाइट भी हो सकता है, पेज भी हो सकता है। तो अब वो बाइट है या पेज है ये बताया जाता है जी बिट के अंदर, ग्रैन्युलैरिटी बिट के अंदर। मुझे याद नहीं है, अगर वो 0 हो तो शायद बाइट होता है, 1 हो तो पेज हो। तो बस ये याद रखो कि यूनिट को डिफाइन करती है। बस प्रोग्राम अगली दफा करेंगे, लेकिन थ्योरी इसकी सारी यही। ठीक है भाई, यहाँ पर काफी है मेरा ख्याल है। और 2 मिनट दो, मैं देख